हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर इनकम टैक्स पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में अभी तक हमने सिर्फ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही कवर किया। ओके, हम लोगों ने स्टार्ट किया था टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों टैक्स हमसे चार्ज करता है, इंडिया में डिफरेंट टाइप के टैक्सेस क्या क्या है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या डिफरेंसेस होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स इन इंडिया, इंडिया में किसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है टू कलेक्ट टैक्स, उसके बारे में कवर किया। फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो फर्स्ट सेक्शन है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, उसके बारे में हमने पढ़ा। इनकम टैक्स रूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन कवर किया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पर्सन क्या होता है, एसएससी क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स, बारी है कि हम एक फुल फ्लेज चैप्टर स्टार्ट करें जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन में आता है और आगे जाके भी जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो सबसे बेसिक वाला जो चैप्टर है वो यही वाला चैप्टर है। ओके, चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस और ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर है बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स है इसके, और आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो आराम से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। सर, रेसिडेंशियल स्टेटस ये जो चैप्टर है इसका मेन इंपॉर्टेंस इनकम टैक्स में क्या है। ओके, क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। जब भी आप कुछ पढ़ना चाहते हो ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई वी शुड लर्न दिस। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना हमें क्यों आना चाहिए। इसे रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के बाद, रेसिडेंशियल स्टेटस ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें फ्यूचर में इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप ऐसे सोच के पढ़ोगे ना तो हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ोगे, हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, हर एक टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी कोई कंट्री इनकम टैक्स कलेक्ट करता है ना, जब भी कोई कंट्री इनकम टैक्स कलेक्शन करता है, सो इनकम टैक्स कलेक्शन के बेसिकली दो रूल्स है, टैक्स कलेक्शन रूल्स। अगर मैं बोलूँ कि टैक्स कलेक्शन के दो रूल्स बताइए, तो दुनिया में जितने भी कंट्रीज है, दुनिया में जितने भी कंट्रीज है जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं अपने रेसिडेंट से या फिर अपने सिटीजन से, अपने लोगों से जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी हो, दोनों क्या करते हैं, हर एक कंट्री दोनों दो रूल को बेसिकली फॉलो करते हैं टैक्स कलेक्शन का। एक होता है आपका सोर्स रूल और एक होता है आपका रेसिडेंट रूल। एक होता है आपका सोर्स रूल और एक होता है आपका रेसिडेंट रूल। अब सर, ये दोनों रूल्स क्या क्या है। देखो, आज पर द सोर्स रूल, अगर किसी इनकम का जनरेशन किसी कंट्री में होता है, सपोज मेरा क्या है, लंदन में एक घर है। ओके, मेरा लंदन में एक घर है, तो उस घर से जो भी रेंट आएगा, मेरा लंदन में एक घर है, उस घर से जो भी रेंट आएगा वो उस घर से, वो कहाँ का सोर्स ऑफ इनकम होगा, इंग्लैंड का सोर्स ऑफ इनकम होगा या फिर यूके का सोर्स ऑफ इनकम होगा। सपोज वहाँ से मुझे क्या होता है कि सपोज वहाँ से मुझे 50,000 पाउंड्स का एनुअली रेंट आता है, 50,000 पाउंड्स का एनुअली रेंट आता है। तो ये जो इनकम है ये एक्चुअली किस कंट्री का इनकम है सर। सोर्स रूल की बेसिस पे अगर हम देखें तो ये एक्चुअली इंग्लैंड का इनकम है। ओके, सोर्स रूल के हिसाब से किस कंट्री का इनकम है, ये इंग्लैंड का इनकम है। ओके, क्योंकि इंग्लैंड में घर है मेरा, इंग्लैंड से ये इनकम जनरेट हुआ है। अगर इंग्लैंड में घर है तो मैं किसी ना किसी इंग्लैंड में जो सिटीजन है उससे ये रेंट पे देता होगा, तो इससे जो इनकम आता होगा वो कहाँ पे टैक्सेबल होना चाहिए, एज पर द सोर्स रूल ये इंग्लैंड में टैक्सेबल होना चाहिए। अगर हम रेसिडेंट रूल की सर बात करें, देखो मैं किस देश का रेसिडेंट हूँ, मैं कहाँ पे रहता हूँ नॉर्मली, सर मैं तो इंडिया में रहता हूँ। ठीक है, मेरा तो फैमिली, मेरा बच्चे, मेरे जो वाइफ है, ये सारे के सारे पर्सन कहाँ पे रहते, मैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया में स्टे करता हूँ। ठीक है,
तो जो भी डिसीजन वगैरह लेना है, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन हो गया या फिर जो भी बिजनेस डिसीजन हो गया, वो मैं कहाँ से लूँगा सर? इंडिया से ही लूँगा। मेरा जो भी एक्टिविटीज है वो कहाँ से होगा? इंडिया से होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो कि मुझे अगर सिक्योरिटी लेना है तो मैं कहाँ से लूँगा? इंडिया से लूँगा। तो इंडिया वाले बोलते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बन जाता है, यानी कि किसी कंट्री में रह रहा है, तो उस कंट्री के ऊपर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस कंट्री में वो सेफ रहे, वो सिक्योर रहे। तो उस केस में वो जितना भी दुनिया भर में इनकम करता है उसके ऊपर टैक्स लेने का पावर किसके पास है? उस कंट्री के पास है, जो जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है। देखो, टैक्स कलेक्शन का स्टूडेंट बेसिकली दो रूल है, एक है सोर्स रूल और एक है रेसिडेंट रूल। सोर्स रूल बहुत ही सिंपल चीज़ें बोलता है कि भाई अगर इनकम किसी एक कंट्री में है, जैसे कि मेरा घर, एसेट वगैरह मेरा लंदन में है, तो यूके गवर्नमेंट एलिजिबल है टैक्स लेने के लिए, क्योंकि उनके कंट्री में घर है, उनके कंट्री में इनकम जनरेट हो रहा है। ओके, अगर रेसिडेंट रूल क्या बोलता है कि अगर आप किसी कंट्री के रेसिडेंट बन जाते हो, जैसे कि मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, इंडिया गवर्नमेंट क्या बोलता है? भाई देखो, अगर तुम गाजा में रहते, अगर तुम यूक्रेन में रहते तो तुम्हारा बचने का चांस नाव के बराबर होता। अगर तुम इजराइल वगैरह में रहते तो हर दिन वहाँ पे वार होता है। आप इंडिया में एक सिक्योर कंट्री में रह रहे हो, हमारी जो बॉर्डर में हमारी जो सोल्जर है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे, उसी के साथ साथ हमारी जो पुलिस फोर्स है, हमारी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो आपके लिए रहने के लिए लायक है। इंडिया में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो इन सारे चीज़ों को आप एंजॉय कर रहे हो अगर आप इंडिया में रह रहे हो। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी आप एंजॉय करते हो, इंडिया में बहुत सारे चीज़ आप एंजॉय करते हो, तो बदले में आपको हमें कुछ देना चाहिए। जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री में आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर आप किसी कंट्री का रेसिडेंट बन जाते हो तो पूरा का पूरा इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है। दुनिया में आप जहाँ भी इनकम करो, अगर मैं इंडिया का रेसिडेंट बन जाता हूँ, चाहे मैं यूके में इनकम करूँ तो भी मुझे टैक्स देना है, चाहे मैं दुबई में इनकम करूँ तो भी मुझे टैक्स देना है, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में इनकम करूँ तो भी मुझे टैक्स देना है, अगर मैं इंडिया का रेसिडेंट बन जाता हूँ। तो सर इसी वजह से रेसिडेंशियल स्टेटस, ये जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी पर्सन कोई भी कंट्री का रेसिडेंट बन जाता है तो उसे उस कंट्री में टैक्स देना है। ओके सर। तो सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? चलिए एक बार स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हम कवर करते हैं। द इंसिडेंट ऑफ टैक्स अपॉन एसेट इज डिपेंड अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि एक पर्सन का टैक्स कितना आएगा, टैक्स इंसिडेंट उसके ऊपर क्या होगा, वो डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इज एन इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। एक साल में एक पर्सन को कितना टैक्स देना है, एक असेसमेंट ईयर में एक पर्सन को कितना टैक्स देना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर? उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी से ही हमें पता चलेगा कि कौन कौन से इनकम के ऊपर उसे इंडिया में टैक्स देना है, कौन कौन से इनकम के ऊपर उसे इंडिया में टैक्स नहीं देना है। तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज डिटरमाइंड फॉर ईच प्रीवियस ईयर एंड मे वैरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या सर रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल निकालना है? आंसर इज यस, इसे आपको हर साल निकालना होता है, क्योंकि हर साल ये चेंज होता रहता है। ओके, इस साल आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है मे बी अगले साल वो डिफरेंट हो सकता है। सर एक बात बताइए, हमें बचपन से ही पता है कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ओके, तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप जो होता है वो दोनों सेम ही होता है सर, या फिर कोई अलग अलग है? ओके, देखो स्टूडेंट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप दोनों बहुत अलग चीज़ है। सिटीजनशिप में क्या होता है कि अगर आप किसी कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हो तो उस केस में आपको उस कंट्री में जनरल राइट्स मिलते हैं, जैसे इंडिया में आपको मिला है बहुत सारे जनरल राइट्स, लीगल राइट्स आपको बहुत सारे मिलता है। आप उस कंट्री में जब तक चाहो तब तक स्टे कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है आप उसमें वोट कर सकते हो अगर आप उस कंट्री के सिटीजन हो। ठीक है, सो देखो, citizenship means adopting a country's constitution and getting legal rights to live there till death, as well as to vote for the country, whereas residency means living in a country for some purpose for a particular period। देखो ये बोल रहा है कि सिटीजनशिप बहुत अलग है रेसिडेंशियल स्टेटस से। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका कब आएगा? अगर आप किसी कंट्री में स्टे कर रहे हो, किसी कंट्री में अगर आप रह रहे हो ना, कोई भी पर्पज हो सकता है, मे बी इट्स योर बिजनेस, मे बी इट्स योर सैलरी, मतलब जॉब एम्प्लॉयमेंट, या फिर मे बी ट्रैवलिंग,
ट्रैवलिंग वगैरह हो सकता है, आप टूरिंग वगैरह में गए हो, आपके रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं, घूमने के लिए गए हो, किसी भी पर्पज के लिए, अगर आप इंडिया में किसी भी पर्पज के लिए अगर आपके एक कंट्री में एक पर्टिकुलर डे के लिए स्टे करते हो, अगर एक कंट्री में आप पर्टिकुलर डे के लिए नंबर ऑफ डेज के लिए स्टे करते हो, देन यू विल बिकम द रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। बट सिटीजनशिप के लिए आपको सिटीजनशिप इतना आसानी से नहीं मिलेगा, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, या फिर आपके पेरेंट्स को उस कंट्री का सिटीजनशिप होना चाहिए, तब भी आपको उस कंट्री का सिटीजनशिप मिलेगा, या फिर आप उस कंट्री में किसी और सिटीजन को अगर मैरिज वगैरह करते हो तो भी आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। ठीक है, ए पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री मे नॉट बी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ए पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री मे नॉट बी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, एट द सेम टाइम ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री मे नॉट बी रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन इंडिया का सिटीजन तो है लेकिन रेसिडेंट नहीं है, उल्टा भी हो सकता है, कोई एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट तो है लेकिन सिटीजन नहीं है। ऐसा दो एग्जाम्पल मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। एक है विजय माल्या जो कि इंडिया का सिटीजन तो है सर, इंडिया में अभी भी इसके पास अभी भी इंडिया का आधार कार्ड वगैरह है, लेकिन इसके पास ये इंडिया में कभी स्टे नहीं करता है, इसीलिए ये इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आलिया भट्ट की एक एग्जांपल लेते हैं, आलिया भट्ट इंडिया में रहती है, इंडिया में उसकी हस्बैंड उसकी बेटी के साथ वो स्टे करती है, लेकिन वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, सॉरी वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो ब्रिटिश का सिटीजन है, यानी कि उसने यूके का सिटीजनशिप लिया है, क्योंकि आलिया भट्ट की जो मदर थी वो क्या था, वो यूके की सिटीजन थी, इस वजह से आलिया भट्ट को यूके का सिटीजनशिप मिला है, लेकिन वो इंडिया में ही रहती है, इंडिया में ही टैक्स पे करती है, सब कुछ इंडिया में करती है। सर एक बात बताइए, सिटीजनशिप के बेसिस पे हमें टैक्स निकालना है या फिर रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से? तो आंसर इज आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्स निकालना है। हम तो बचपन से ही इंडिया में रह रहे, जो छोटे छोटे बच्चे जो इंडिया में पैदा हुए हैं वो भी इंडिया के सिटीजन है, लेकिन उन्हें टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया में स्टे करते हो तब भी आपको इंडिया में टैक्स देना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब आगे चलते हैं, और आगे चल के हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। कैसे हम डिफरेंट पर्सन की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे? स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस है, तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालिए। ओके, सो इंडिविजुअल की जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे निकलेगा सर? बहुत ही सिंपल है। एक इंडिविजुअल तीन तरह की हो सकता है, एक इंडिविजुअल की स्टेटस तीन तरह की हो सकता है, आइदर ही विल बी ए रेसिडेंट और ही विल बी ए नॉन रेसिडेंट, और एक नया कॉन्सेप्ट आया है डीम्ड रेसिडेंट का। एक इंडिविजुअल में भी सर रेसिडेंट हो सकता है, में भी वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, और वो डीम्ड रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, सो सर कब एक इंडिविजुअल रेसिडेंट बनेगा वो बता दीजिए, कब एक इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट बनेगा वो बता दीजिए, और कब वो डीम्ड रेसिडेंट बनेगा वो भी बता दीजिए। तो ये जो डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, हम इससे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं कि कब एक पर्सन को हम रेसिडेंट बोलेंगे, कब एक इंडिविजुअल को, कब हम एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट बोलेंगे, एंड कब एक इंडिविजुअल को हम लोग नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। ओके, सो रेसिडेंट बनने के लिए जो पहला पॉइंट है वो ये है, एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन। देखो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बेसिक कंडीशंस मेंशन किया गया है, अगर कोई इंडिविजुअल एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन ही विल बिकम द रेसिडेंट। अगर वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, डज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। ओके, अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है सर तो रेसिडेंट बन जाएगा, अगर सर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट बनेगा। सर अगर एक बार वो रेसिडेंट बन गया, अगर एक बार वो रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद भी उसके लिए दो क्राइटेरिया है, अगर वो बेसिक कंडीशन के साथ साथ एनी बेसिक कंडीशन के साथ साथ एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाएगा सर, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन सर अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है लेकिन कोई एक और एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, कोई एक एडिशनल कंडीशन या फिर कोई भी एडिशनल कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो क्या बनेगा, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो एक और बात रिवाइज करते, इंडिविजुअल क्या होगा सर, रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। रेसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, रेसिडेंट होने के लिए ये है कि एसएससी मस्ट बी सेटिस्फाइड बेसिक कंडीशन। अगर वो नॉन रेसिडेंट बनता है, अगर कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है
तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अगर एक बार वो रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद दो क्राइटेरिया है, अगर वो एडिशनल कंडीशन बोथ सेटिस्फाई करता है, दो एडिशनल कंडीशन है, अगर दोनों सेटिस्फाई करता है देन यू विल बिकम ए ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, अगर दोनों में से कोई एक भी करता है या फिर कोई भी नहीं करता देन यू विल बिकम ए नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके सर एक बात बताइए सर आपने बोला बेसिक कंडीशन, आपने बोला एडिशनल कंडीशन, है क्या चीज सर, ये बेसिक कंडीशन क्या चीज है और ये एडिशनल कंडीशन क्या चीज है, चलिए जानते। ओके आइए सर सबसे पहले बताइए कि ये बेसिक कंडीशन क्या है जिससे फुलफिल करने के बाद एक पर्सन क्या होगा, रेसिडेंट इंडिया का बन जाएगा। तो पहला बेसिक कंडीशन क्या है, आइए देखते। आरसीसी मस्ट बी स्टे इन इंडिया, आरसीसी को इंडिया में स्टे करना चाहिए फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। देखो बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है सर। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि आरसीसी इंडिया में 182 डेज स्टे करना चाहिए। सर एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, हमारा प्रीवियस ईयर सर कौन सा है, 2024 2025 आपने बताया था, बिल्कुल मैंने ही बताया था। तो सर इस साल में कितना दिन रहना चाहिए, 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। अगर कोई पर्सन, चाहे वो ब्रेट ली हो, चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी पर्सन अगर इंडिया में आता है और इंडिया में आने के बाद इंडिया में एक साल में 182 डेज स्टे करता है, एक बात मैं बता दूं, लगातार आपको 182 डेज स्टे नहीं करना है, कॉन्टिन्यूस स्टे नहीं होना चाहिए, आपको टोटल कुल मिला के इंडिया में टोटल इंडिया में 182 डेज स्टे करना है। अगर आपने 182 डेज स्टे किया देन यू विल बिकम द रेसिडेंट। अगर आपने 182 डेज स्टे नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो कंडीशन है, पहला वाला कंडीशन है 182 डेज, दूसरा जो कंडीशन है वो चेक करेंगे 60 डेज करंट ईयर में, यानी कि प्रीवियस ईयर, आपका जो प्रीवियस ईयर है 2024 2025, इसमें रहना है कितने दिन सर, 60 दिन रहना है, 60 डेज और प्लस यानी कि मोर, एंड लास्ट 4 साल में, लास्ट 4 साल में मतलब आपका प्रीवियस ईयर 2023 2024, आपका 2022 2023 2021 2022 एंड 2020 2021, इन 4 साल में सर कितने टाइम रहना है आपको, इन 4 साल में आपको 365 डेज रहना है। ठीक है, करंट ईयर में 60 डेज एंड लास्ट 4 ईयर में 365 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर मतलब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2024 2025। 2024 2025 के पिछले 4 साल में 2023 2024 2022 2023 2021 2022 2020 2020 2020 एंड 2019 सॉरी 2021 2020 ये होना चाहिए, सॉरी एक मिनट, हाँ 2020 2021, इसमें सर कितना टाइम रहना है आपको, 365 डेज स्टे करना है। अगर आपने इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई किया है, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो देन यू विल बिकम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं कर रहे हो, दोनों में से कोई एक भी कर रहे हो देन यू विल बिकम द रेसिडेंट। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो देन यू विल बिकम द नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जो है नोट नंबर 1, इंडिया का मतलब सर क्या है, इंडिया का मतलब है लैंड प्लस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। देखो अगर मैं यहाँ पे एक इंडिया का मैप बनाऊँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ देन सपोज ये इंडिया का मैप है, सो इंडिया में सर आपका क्या आएगा, लैंड वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा सर, लैंड वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ जो आपकी सी बेस लाइन से ये जो है समंदर आपका, ये जो समंदर आपका है ना, इस समंदर में आपको एक चीज रखना है 12 नॉटिकल माइल्स, 12 NM, 12 NM तक जहां भी एरिया आता है वो भी आपका इंडिया में आएगा। ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स आपका इंडिया में आएगा। सर ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है वो भी तो हमें बताइए, ये नॉटिकल माइल्स सर क्या होता है वो भी एक बार हमें बताइए। देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमारी लैंड का डिस्टेंस है ना, जैसे हमारी लैंड की डिस्टेंस किलोमीटर में मतलब किलोमीटर में मेजर किया जाता है,
सिमिलरली आपका जो क्वार्टर का डिस्टेंस है वो नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है। आपका 1 नॉटिकल माइल्स कितना है सर? 1.852 किलोमीटर। ओके, 1 नॉटिकल माइल्स आपका कितना है? 1.852 किलोमीटर्स। ठीक है, बिल्कुल। सो इसी हिसाब से सी बेस लाइन से, आपका जो सी बेस लाइन है वहाँ से समुंदर के बीच के जो जहाँ से समुंदर स्टार्ट होता है वहाँ से सीधा आप चलिए 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका क्या है? इंडियन टेरिटोरियल वाटर है। ओके, अब इंडियन टेरिटोरियल वाटर मतलब ये एरिया में अगर आप कहीं पे भी इंडिया में स्टे करते हो, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, अगर आप इसमें से 182 डेज कहीं भी, अगर आप समुंदर के बीच में भी रहते हो और 182 डेज स्टे करते हो, देन ऑल्सो यू विल बिकम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, जो नंबर ऑफ 182 डेज है ना, 182 डेज की कैलकुलेशन के लिए आपको बोथ डेट ऑफ अराइवल यानी कि जो पर्सन के बारे में आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो इंडिया में कब आया है और इंडिया में कब गया है, दोनों के दोनों डेट आपको कंसीडर करना है। सो फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, बोथ डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर विल बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है सर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है आपका 60 डेज एंड 365 डेज, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, और क्यों ऐसे एक्सेप्शंस बनाया गया है कि ये वाले कंडीशन कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ पहला वाला कंडीशन एप्लीकेबल है। ओके, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास अगर आपको पसंद आया तो आज के क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके सब्जेक्ट एक्चुअली इनकम टैक्स है। हम मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।